Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. आज से ठीक 50 साल पहले 24 अप्रैल 1973 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले को भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है और कई मामलों में इस फैसले की नज़ीर दी जाती है। इस फैसले को सुनाने के लिए 13 जजों की पीठ बैठी थी, जिसमें से 7 जजों ने इसके पक्ष में जबकि 6 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया था। इस फैसले में ये कहा गया कि भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता और इसमें संसद कोई संशोधन नहीं कर सकता। बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आज़ादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा, सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव इत्यादि। केशवानंद भारती के इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 68 दिनों तक सुनवाई हुई। कोर्ट में दलीलों की शुरुआत 31 अक्टूबर 1972 को हुई और ये 23 मार्च 1973 को खत्म हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान सैकड़ों मामलों का संज्ञान लिया गया। उस समय अटॉर्नी जनरल ने 71 देशों के संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण कर बाकायदा एक चार्ट बनाया था। भारत का संविधान देश का मूलभूत कानून माना जाता है। भारत के कई सारे कानूनों को इसी दस्तावेज के आधार पर अमली जामा पहनाया जाता है। दुनिया के कई संविधान ऐसे हैं जिनके कुछ भागों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन भागों को कुछ अन्य के मुकाबले कुछ और रियायतें भी दी गई हैं। जब से भारतीय संविधान वजूद में आया तब से इस बात पर बहस होती रही है कि क्या भारतीय संसद को संविधान के खास प्रावधानों में संशोधन का हक है या नहीं। आज़ादी के शुरुआती सालों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्तियां दे रखी थीं। यह बात 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में और 1965 में दिए गए सज्जन सिंह मामले के फैसलों से जाहिर हो जाती है। साल 1967 में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार सिर्फ संविधान सभा के पास रहेगा। साल 1970 के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में कुछ संशोधनों को अंजाम दिया। ये संशोधन थे 24वां, 25वां, 26वां और 29वां। ये संशोधन इसलिए किए गए थे कि आर.सी. कूपर, माधवराव सिंधिया और गोलकनाथ मामलों में दिए गए फैसलों को खारिज किया जा सके। आर.सी. कूपर मामला बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ था। माधवराव सिंधिया मामले में भारत में देसी रियासतों को दी जाने वाली प्रीवी पर्स को बंद करने के खिलाफ था और गोलकनाथ मामला संसद द्वारा संविधान में लोगों को दिए गए बुनियादी अधिकारों के संशोधन के खिलाफ था। इन सारे संशोधनों और गोलकनाथ मामले को केशवानंद भारती मामले में चुनौती मिली। चूंकि गोलकनाथ मामले में 11 जजों की पीठ फैसले के लिए बनाई गई थी, इसलिए केशवानंद मामले में 13 जजों की पीठ को नियुक्त किया गया। जाने माने न्यायविदों नानी पालकीवाला, फॉली नरीमन और सोली सोराबजी ने सरकार के खिलाफ मामले की पैरवी की। आइए अब नजर डालते हैं केशवानंद भारती मामले की पृष्ठभूमि के बारे में। केरल में इडनीर नाम का हिंदू मठ है। इसके मठाधीश थे केशवानंद भारती। तत्कालीन केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए। इनकी मदद से केरल सरकार ने मठ के प्रबंधन पर कई सारी बंदिशें लगाने की कोशिश की। केशवानंद भारती ने इनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत में संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला दिया। संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक भारत के हर नागरिक को धार्मिक कार्यों के लिए संस्था बनाने, उनका प्रबंधन करने और इस सिलसिले में चल अचल संपत्ति जोड़ने का हक देता है। केशवानंद भारती की दलील थी कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। केशवानंद को सिर्फ केरल सरकार से ही नहीं लड़ना था, उनकी लड़ाई केंद्र सरकार के भी खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनाई। इस पीठ की अगुवाई कर रहे थे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी। फैसले में सभी जज एक मत नहीं थे, 7 जज एक मत थे और 6 जज इसके खिलाफ। फैसले में कहा गया कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता।
इस फैसले के बाद बुनियादी ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वजूद में आई, जिसे संसद किसी भी तरह बदल नहीं सकती थी। केशवानंद मामले में फैसले के बाद से लेकर अभी तक संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को वरीयता दी जाती है। हालांकि कई आलोचकों ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को गैर प्रजातांत्रिक भी ठहराया है। इनके मुताबिक न्यायपालिका को संवैधानिक संशोधनों को खारिज करने का हक नहीं है। वहीं दूसरी ओर समर्थक इसे सही ठहराते हैं। उनके मुताबिक इससे सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगता है।